अब कोई नहीं, माइनॉरिटी है तो उसकी कोई बात ही नहीं है। हाँ, वोट कौन प्रभावित कर सकता? किसानों ने वोट प्रभावित करने लगे तो मोदी जी जैसा तानाशाह लेट गए। बाकी कुछ काम नहीं कर रहा है इस देश में। और किस तरह से जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, किस तरह से संविधान खत्म करने की बात है, किस तरह से न्यायपालिका चुप बैठी पड़ी। तो एक ही तरीका है कि जब तक इस निजाम को ना उखाड़ के फेंका जाए तब तक वो ट्रेड यूनियन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई वर्ग कुछ नहीं कर पाएगा, व्यापारी भी कर रहा है, 4-6-10 व्यापारियों को छोड़। और ये जो असंगठित कामगार है और कर्मचारी है, ये मास ऑर्गेनाइजेशन, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, रिलायंस को दे दिया था जमीन, तो जज रात में सुनवाई करके अनिल अंबानी के पक्ष में फैसला दिया था, रात में। अब ऐसे में ट्रेड यूनियन या लेबर लॉ का वायलेशन भी होता है, फैक्ट्री लॉ का वायलेशन भी होता है, तो अदालत में चला जाए। तो अदालतों की तो हालत क्या है? बालकों में कितने हजार कर्मचारी अधिकारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में रिट्रेंच कर दिए गए। वो अदालत ऐसा लगे कि जजेज बालकों के एडवोकेट की तरह काम किए उसमें। अब यहाँ इतनी ज्यादा सीमाएं हो गई और जब से मोदी सरकार आई है तब से न्यायपालिका या जुडिशरी से न्याय लेना बड़ा मुश्किल है। 15-20 सालों से एक सेक्टर बहुत तेजी से उभरा है जिस पर राजनीतिक पार्टियों की नजर नहीं पड़ी। राजनीतिक दल पीछे हो गए। एक उदाहरण जैसे लेते हैं स्विगी का, जोमेटो का और वेंडर्स का। मनरेगा भी 10-12 साल 15 साल के अंदर ये नए तरह के कामगार पैदा हुए और जो पहले संगठित कामगार थे, एक कल्चर होता है जैसे कि गुजरात में कॉटन मिलें थी, बम्बई में मिलें थी, वहां पर इंटक है, आईटक है, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो एक परंपरा थी कि ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन में काम करना, और ट्रेड यूनियन को एक तरह से देखा जाता था सामाजिक आर्थिक, मैं कहूँगा आर्थिक जो शोषण है उसके खिलाफ लड़ते हुए देखा गया। राजनीति में उसका हस्तक्षेप नहीं देखा गया और ये सबसे बड़ी कमजोरी उसकी रही है। उस कमजोरी का नुकसान भी हुआ और इसी दौरान यह सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत तेजी से उभर गया और इसकी संख्या भी बहुत बढ़ गई। ऑटो वाला है, ओला है, उबर है, मनरेगा के हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो जो नए किस्म का कामगार पैदा हुआ, इनके बीच में काम नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने पहले सोचा 2017 में, लेकिन किन्हीं कारणों से गति नहीं पकड़ पाई। असंगठित कामगार, महाराष्ट्र में काम तो हुआ लेकिन नेतृत्व तो ठीक न मिलने की वजह से एक सीमा तक रह करके ही काम होकर के रह गया। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में तो नाम मात्र के ही, साउथ में कुछ है।
और राजनीति से अलग करके आज के समय में बड़ा मुश्किल है कि इनको हम न्याय दिला पाए। मुझे मालूम है कि 2006 में जब वीपी सिंह जी बछेड़ा खुर्द वहां पर जमीन थी दादरी में, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, रिलायंस को दे दिया था जमीन, तो जज रात में सुनवाई करके अनिल अंबानी के पक्ष में फैसला दिया था, रात में। अब ऐसे में ट्रेड यूनियन या लेबर लॉ का वायलेशन भी होता है, फैक्ट्री लॉ का वायलेशन भी होता है, तो अदालत में चला जाए। तो अदालतों की तो हालत क्या है, बालकों में कितने हजार कर्मचारी अधिकारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में रिट्रेंच कर दिए गए। वो अदालत ऐसा लगे कि जजेज बालकों के एडवोकेट की तरह काम किए उसमें। अब यहाँ इतनी ज्यादा सीमाएं हो गई, और जब से मोदी सरकार आई है तब से न्यायपालिका या जुडिशरी से न्याय लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कहां जाए, ट्रेड यूनियन वाला भी मैं कह रहा था, कहां जाए। इसलिए ट्रेड यूनियन को भी बदलने की जरूरत है, डायरेक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए, मास का हिस्सा बनना चाहिए। पॉलिटिकल प्रेशर डाल करके तो आप कुछ करा सकते हैं, लेकिन लेबर ऑफिसर बैठा है, जरूरी नहीं है कि समय पर वो फैसला ले सके। और असंगठित कामगार का तो समाधान है ही नहीं है, लेबर कोर्ट से नहीं है, न न्यायपालिका से। इसका समाधान वहां हो ही नहीं सकता, यह पॉलिटिकली ही हो सकता है। अंत में हर चीजें सीमेंट की एक जगह आ गई हैं। वोट को कौन प्रभावित करता है? डेमोक्रेसी में रूल्स के हिसाब से चीजें चलती हैं, चाहे माइनॉरिटी की वॉइस है चाहे मेजॉरिटी। एक नैतिकता और इथिक्स होती है। अब कोई नहीं, माइनॉरिटी है तो उसकी कोई बात ही नहीं। हाँ, बोर्ड कौन प्रभावित कर सकता? किसानों ने बोर्ड प्रभावित करने लगे तो मोदी जी जैसा तानाशाह लेट गए, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा है इस देश में। और किस तरह से जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, किस तरह से संविधान खत्म करने की बात, किस तरह से न्यायपालिका चुप बैठी पड़ी। तो एक ही तरीका है कि जब तक इस निजाम को ना उखाड़ के फेंका जाए तब तक वो ट्रेड यूनियन भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई वर्ग कुछ नहीं कर पाएगा, व्यापारी भी मर रहा है, 4-6 व्यापारियों को छोड़। और ये जो असंगठित कामगार है और कर्मचारी है, ये मास ऑर्गेनाइजेशन, घर से आप बाहर कदम उठाया नहीं कि आपका कार्यकर्ता मिलना शुरू हो जाता है। हो सकता साइकिल पंचर बनाने वाला, रेडी पटरी वाला, सफाई कर्मी है, ऑटो वाला, ओला वाला, उबर वाला, कार, ये सब सबके बीच काम करना है। यू आर डूइंग अ मास पॉलिटिक्स, और मास पॉलिटिक्स से ही ये जो इस समय टेलीविजन के माध्यम से इस तरह से जहर बोया जा रहा है, और पैसे जो अंबानी और अडानी के जिसका इतना प्रभाव हो गया, उससे लड़ा जा सकता और कोई तरीका नहीं। इसलिए जो हमारे साथी लोग हैं वो केवल इतना तक न सीमित रहे
कि पेप्सी के कार्यकर्ता और निकाल दिया गया तो उनके लिए लड़ना है और सुदर्शन केमिकल के ही लड़ना है। आपको एक कांग्रेस पार्टी का डायरेक्ट विंग है, ये पॉलिटिकल विंग है, और आपको अपना ओरिएंटेशन बदलना पड़ेगा। आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां आपका वोटर है, वहां आपका कार्यकर्ता है, वहां आपका मांसपेश है। एक फिलॉसफी है पेप्सी का या सुदर्शन केमिकल का इशू हम लेंगे, लेना भी चाहिए। और जो लेबर लॉज है ये तो कामगार के, असंगठित कामगार के ऊपर लागू ही बहुत कम होता है। उसके लिए तो आपके पास में कुछ उपाय ही नहीं है सिवाय की राजनीतिक रूप से जिले के यूनिट बनाना, फिर नीचे का बनाना, फिर स्टेट यूनिट बनाना, कि आपके पास जनशक्ति हो। उसके अलावा कोई शक्ति नहीं। कानून की शक्ति यहाँ इतना काम नहीं है, आपके लिए बहुत कानून नहीं है, कानून की शक्ति नहीं है। आपके पास में जनशक्ति, और जनशक्ति का ही कुछ असर इस समय रह गया इस देश के अंदर। अखबार बिक गए हैं, मीडिया बिक गई है, विपक्ष डरा हुआ है। केवल एक जनशक्ति जो सिखों ने, किसानों ने दिखाई है, उसके सामने ये सरकार झुकी है। वही जनशक्ति पूरे देश में तैयार करना है। असंगठित कामगार लगभग 40% आबादी है इस देश का, और इस क्षेत्र में राजनीति नहीं हुई है और राजनीति होनी चाहिए। कई बार ये होता है टेलीविजन में देखा जाता है राजनीति कर रहे हैं, अरे राजनीति तो करी, राजनीतिक पार्टी राजनीति करने आई। ये शब्दावली भी बदलना चाहिए, ये कम्युनिकेशन भी बदलना चाहिए। बायट पॉलिटिक्स इज अदर थिंग, कि पॉलिटिकल पावर आपको कैप्चर करना है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर? पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन क्या है? हैव आइडियोलॉजी, fight for that, when you come into the power then implement। पावर कैप्चर ही करना आपका उद्देश्य, और राजनीति के थ्रू नहीं करेंगे तो और क्या। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि हम कोई साधु संतों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई समाज सेवियों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं। हमें वोट की पॉलिटिक्स करना और करना चाहिए, क्यों नहीं करना। वोट की पॉलिटिक्स से ही सत्ता डिसाइड करती, सत्ता से अधिकार मिलता, सत्ता से लोग बचते हैं, उसी सत्ता के बल पर दमन कराया जाता। गुजरात में क्या हुआ, आज उसी सत्ता की वजह से लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स अपना काम न करके विपक्ष के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी वजह से इस देश में काला धन इकट्ठा हो गया, और कानपुर में जो व्यापारी के पास इतना पैसा मिला, कहां से मिला? क्योंकि जो एजेंसियां बनी हुई काला धन पकड़ने के लिए, कानून को लागू कराने के लिए, उन्हें काम करने नहीं दिया जिस काम के लिए वो बने थे। तो जो काम हुआ नहीं वहां पर काला धन इकट्ठा होगा ही होगा। जब कस्टम डिपार्टमेंट मोदी सरकार के कंट्रोल में है, इनकम टैक्स मोदी सरकार का, जीएसटी मोदी सरकार का, तो पैसा इकट्ठा हुआ कैसे? 2016 में जब नोटबंदी लाई गई तो काला धन खत्म करने के लिए, जीएसटी लाई गई काला धन खत्म करने के लिए, तो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो केंद्र की सरकार। देखिए ऐसा है कि गोलवलकर ने कहा था कि हमें पॉलिटिकल सॉवरेनिटी नहीं चाहिए, सोशल कल्चरल सॉवरेनिटी की बात कही थी। ये एक बहुत बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है। हजारों वर्ष से जो सिस्टम चल रहा था, वो संविधान ने उस सिस्टम को तोड़ा। आज भी गांव का जो जिंदगी है या शहर में,
कल भी मैं एक शादी में आया था, तो कन्यादान तो संविधान के हिसाब से तो दान नहीं किया जा सकता। तो आज भी इस देश का जो समाज है वो परंपराओं से, रीति और रिवाजों से चल रहा है, और वहां संविधान आके खड़ा हो जाता उनके बीच, और जिनके बीच संविधान आके खड़ा हो गया उन्हें तकलीफ हो रही। संविधान के हिसाब से तो ये नहीं होगा। संविधान के हिसाब से पुरुष और मर्द का बराबर अधिकार है, परंपरा के हिसाब से नहीं। औरत को घर में रहना, कुछ ही लोग हैं जो पढ़ लिख करके आए। परंपरा के हिसाब से छोटी जाती है, बड़ी जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं। रीति रिवाज के हिसाब से कुछ जातियां बड़ी हैं जिनको और जातियों को मानना उनका धर्म बनता है, लेकिन संविधान उसके सामने आके खड़ा हुआ, इसलिए उस संविधान को के खिलाफ खड़े हुए। एक वोट का बराबर अधिकार कैसे हो गया? पहले ऐसा नहीं होता था। तो लड़ाई दो चीजों का है। तो जो ताकत इस समय केंद्र में है वो संविधान विरोधी ताकत है। लगता केवल मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो संविधान विरोधी की है। हरिद्वार में क्या कहा कि संविधान खत्म करने का हम कसम खाते हैं। तो जो 1920-25 के बाद में व्यवस्था आई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगा है, धीरे धीरे आने लगा है, और 1947 में रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से समाज चलने लगा, तो उनको बेचैनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा था, उनकी व्यवस्था के हिसाब से चल रहा था, उनका सोशल कल्चरल जो व्यवस्था उसके हिसाब से चल रहा था। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, जुडिशरी को खत्म कर रहे हैं, सारी इंस्टीट्यूशन को खत्म कर रहे हैं। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर आप क्या, और हो ही रहा है, तब आप एक लिमिटेड लड़ाई लड़ करके क्या करेंगे? वो लड़ भी नहीं पाएंगे। अगर पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में नहीं आया, लेबर लॉ कोड लागू कर दिया। अभी तो किसानों को जैसे मान गए, किसानों का ही डर था कि हर सेक्शन को नाराज नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे आप? तो आपको तो पॉलिटिकल पावर को रोकना है, इनको हटाना, तभी तो करेंगे आप। ये जो वर्कर्स हैं, चाहे सुदर्शन कैपिटल के वर्कर में पेप्सी, अगर ये सरकार रह जाएगी तो हम भी नहीं लड़ाई लड़ पाएंगे। और हो सकता है कि आपको तो अभी तो घर में परेशानी होगी, लेकिन जब वोट आएगा तो है कि अब मंदिर तो बन गया है, तो फैसला कर लो कि बच्चों की शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए। एक तरफ मंदिर सरकार का, ये निजी कोई भी हो, गांधी जी ने खुद विरोध किया था इसका, सोमनाथ मंदिर का, कहा सरकार के फंड से नहीं बनना चाहिए, आप एक नहीं और मंदिर बना लो और मस्जिद बना लो। धर्मनिरपेक्षता यही। तो ये आज तो परेशान है, लेकिन उस दिन याद नहीं करते हैं जब ईवीएम बटन दबाने जाते हैं, तब तो जाति पे आ जाते हैं और धर्म पे आ जाते हैं। दो चीजों पे, जाति पर आ जाते हैं, धर्म पर आ जाते हैं। भाई मराठा है तो मराठा को महार है, तो महार को मातम है मातम। हमें अपनी जाति को देना है, अपने धर्म को देखना है। भाई हिंदू खतरे में, यही कामगार, यही गरीब, इसलिए उस तक हमें पहुंचना कि तुम्हारे दुखों का कारण क्या, तुम्हारी समस्याओं का कारण क्या। हम केवल यहां नहीं दिखा पाए कि आपका मजदूरी नहीं मिल रहा, आपका अधिकार। हम यह भी बताएंगे कि आपके कारण क्या, यह बढ़ता क्यों चला जा रहा है, और बढ़ जाएगा कोई रोक नहीं पाएगा।
भाई जनार्दन सिंह जी, इनको तो व्यक्तिगत तौर से बहुत मजबूत है, यहां सेवा ही करने आए। ये कितना भी लड़ेंगे, हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल का डेट लगेगी, तो क्या कर लेंगे आप? या रवि यादव जी क्या कर लेंगे? तो इनको हटाना जरूरी है। उसके लिए प्रदेश की कार्यकारिणी बनाना, मेंबरशिप ड्राइव करना, जिले की कार्यकारिणी बनाना, बूथ स्तर तक जाना। अभी तक तो हमने असेंबली तक जाने का ही सोचा है, और अभी मेंबरशिप, कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव हो रही है। अब वो मेंबरशिप की जिम्मेदारी जनार्दन सिंह जी ले रहे हैं। अब मेंबरशिप है बड़ा आसान, जो ऐप के द्वारा मेंबरशिप बनाता है उसमें फर्जीगिरी भी नहीं होती, मेहनत भी कम करना पड़ता, कागज का लोड नहीं होता। और थोड़ा सा शुरुआत में सीखने में 10-5 मिनट लगेगा, 1-2 दिन लगेगा, उसके बाद में लगेगा कि इससे अच्छा आसान कोई तरीका नहीं है। और असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2022 में 1 करोड़ मेंबरशिप इस संगठन के माध्यम से बनाया जाए। और ये भी है कि कामगार कर्मचारी, असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के लोग चुनाव भी लड़ेंगे, जैसे किसान का है, महिलाओं का है, और हमने गोवा में भी रिकमेंड किया है, उत्तराखंड में भी किया है, पंजाब में भी किया है, और दिल्ली में हर जगह पर कि जहां लड़ने लायक है कारपोरेशन में, वहां से कामगार कांग्रेस को वरीयता दी जानी चाहिए। अगर दोनों की स्थिति बराबर है तो कामगार को कोटा अपना एक होना चाहिए, और इसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस का बनना चाहिए। और ये डायरेक्ट पॉलिटिक्स है भी, कांग्रेस का डिपार्टमेंट है। तो इस दृष्टि से आपको काम करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका भी जीवन खराब हो, आप केवल संघर्ष करते रहें। जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी पावर का हिस्सा बनना चाहिए, केवल दलाल बने रहे या जो तिकड़म बैठाने वाले हैं वो बने रहे, वो यह भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो उद्देश्य है 2022 में 1 करोड़ सदस्य बनाने का, और जिस तरह से मेन बॉडी का फंक्शनिंग है उस तरह की फंक्शनिंग आपकी उभर के आनी चाहिए। दिल्ली में तो मैं लगभग कोशिश है कुछ बराबर आ जाए, नहीं कम से कम मेन बॉडी के बाद में दूसरा ताकतवर फ्रंट कहा जा सकता है डिपार्टमेंट, ये कामगार ही होगा, ऐसा हमें करना है। दिल्ली में करीब करीब हम उस स्थिति में आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, इसी महीने में आ जाएंगे। तो इस तरह से काम करना पड़ेगा, वो आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं। दूसरी बात है, जिसकी नियुक्ति आप करें, माने जिला स्तर पर कम से कम उसका व्हाट्सएप, उसका ट्विटर अकाउंट का डिटेल मंगाना चाहिए कि ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट हो भेजिए, कितने फॉलोअर्स हैं, व्हाट्सएप का डिटेल भेजे, फेसबुक पर कितना लाइव करता है, कितने बार लाइव करता है, उसका भी कितने फॉलोअर्स हैं। ये आवश्यकता है जो भी पदाधिकारी होगा, इसमें मैंडेटरी सदस्यता अभियान का भी कोटा निर्धारित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के नेता का प्रदेश स्तर का कोटा दिया जाएगा, जिले स्तर का प्रदेश वाला दे।
असेंबली जिले वाला असेंबली वाले को कोटा देना चाहिए, नहीं तो फिर उसको जरूरत नहीं है। इसलिए एक सलाह जारी किया गया है, 5-7 उसमें पॉइंट्स भी हैं। बदरुद्दीन जी हो सकता है आपने देखा होगा, और उसी पर किसी ने वो भी बनाया है, गूगल फॉर्म भी बनाया वो गूगल फॉर्म किया जाना चाहिए। आप बहुत दिनों तक नहीं भाग सकते, आइदर सर्वाइव और पेरिस, कोई तरीका नहीं रह गया। इसको बचा करके, इससे बच करके आप कोई तरीका नहीं रह गया। ट्रेडिशनल तरीके से आप लड़ाई नहीं लड़ पाए। जो काम आपकी मशीन कर सकती है उसके लिए हम दौड़े भागे क्यों कर? जो 1000 आदमी का काम कर सकते हो, एक ही आदमी करता, क्यों ना करो। 2011-12 में मोदी ने सोशल मीडिया का प्रयोग शुरू कर दिया था, तब तक लोगों को नजर नहीं पड़ी। एक ग्रुप और ने किया था, ये जो अन्ना हजारे के साथ में जो कुछ टेक्नोक्रेट्स लगे थे, इन्होंने भी कर लिया था। जो रामलीला मैदान में फेसबुक लाइव वगैरह सब तभी सुनने में आता था, तब उस समय हम इतने नहीं होते, और ये आगे निकल गए। और मोदी ने कहा था कि 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा मोबाइल पर, वो लड़ा दिया चुनाव मोबाइल पर। अब जाकर के सोशल मीडिया उनके खिलाफ जाना शुरू हो गई। यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा योगदान, यूट्यूबर उनके दुश्मन हैं। ट्विटर में भी वो गायब हो रहे हैं, फेसबुक से गायब है, लेकिन उनकी तो एक आर्मी है। 5 रुपए वाले, 2 रुपए वाले, लाखों लोग बैठे हुए। और आप जब देखें कभी सोशल मीडिया पर, तो मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा किसी और को गाली देते होंगे। 2-2.5 साल से इतना बीजेपी का आईटी सेल गाली देती है, बहुत बुरा गाली देते हैं। तो जब एक बार हम में से रात में ट्वीट किया 1 बजे या 2 बजे रात, फौरन कमेंट्स आ गए रिवर्स। तब मुझे हैरानी हुआ कि रात में कौन बैठा हुआ। तब पता लगा कि रात में शिफ्ट में काम करते हैं, 1.5-2 साल पहले की बात है, शिफ्ट में काम करते हैं। और 10-12 लोग, 8-10 लोगों को एक लिस्ट है उनके पास। हमारे नेता राहुल जी हैं, मैं हूँ, और 2-4-6-10 लोग और हैं, जिनको कोई चीज एक्टिविटीज करे उनके वाल पे चला जाता है, पता लग जाता है। तो आज जो जहर पैदा हुआ कि मोहम्मद गजनवी आके लूटा, ये सब कहां से आए? हालांकि जब मोहम्मद गजनवी के जो 5 सिवा सलाहकार थे वो हिंदू ही थे, और हिंदू ने ही बुलाया था, और मंदिर तोड़ने नहीं आया था, धन लूटने आया था। तो धन लूटने आया था। तो ये स्थिति आज ये कहां से जा रही है? ये व्हाट्सएप पर जा रहा है, फेसबुक से जा रहा है, व्हाट्सएप से जा रहा है, ट्विटर से भी थोड़ा जाता, लेकिन वहां उतना नहीं हो पाता। इंस्टाग्राम से चीजें जा रही है, वहां से आप गायब हैं तो क्या कर लेंगे आप? तो ये जरूरी है। इसलिए मैं कहा कि 2nd नंबर पर मेन पार्टी के बाद में 2nd पे आके खड़ी हो जाएगी, ये संगठन खड़ा हो जाएगा। ऐसी झूठ और बकवास आ रहा, हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन अंबेडकर वादियों से भी मुझे वो है, अगर वो बजाय कि कांग्रेस को गाली दें, कम से कम इतना ही करें कि जो रोज अत्याचार हो रहा है, मैं अक्सर लिखता हूं, एक में मुसलमान बलात्कार
नहीं करता, अत्याचार नहीं करता दलितों पिछड़ों के साथ में, या वैकेंसी जो गवर्नमेंट की नौकरी है वो नहीं खाता, ये तो सब कौन करता है? हिंदू हिंदू के साथ करता। वैसे इस देश में कोई हिंदू नहीं, सब जातियों में है। कौन है हिंदू बता? चुनाव आता है, कोई हिंदू नहीं रहता, मराठा मराठा हो जाता, कुर्मी कुर्मी होता है, और मातंग मातंग हो जाता है। वैसे भी शादी विवाह में और जितने अत्याचार होते हैं, अभी वहां पर वैशाली में एक दलित लड़की को उठा ले गए, मां गई, वहां के सवर्णों ने कहा 2 दिन के बाद देंगे, 6वें दिन लाश मिली। मुसलमान तो नहीं था। प्रियंका जी ने ट्वीट किया उत्तर प्रदेश में 99% में कौन इनके साथ में, दलितों के साथ में, महिलाओं के साथ में, पिछड़ों के साथ में कौन अन्याय करता? वो भी तो हिंदू ही है। ये जवाब भी अगर, इसलिए मुझे कहते हैं, मैं तो सीधा ये कह देता भैया हिंदू ने ही तो छूआछूत किया, हिंदू ने ही तो बलात्कार किया। धर्मांतरण अगर करा रहे हो तो आरएसएस धर्मांतरण करा। जब तुम्हारी व्यवस्था इस तरह से है छुआछूत का, तो सम्मान प्राप्त करने के लिए आदमी किसी धर्म में चला जाए, तुम्हें क्यों दर्द होता? सबसे पहले तुम अपने आप को सुधारो। तो धर्मांतरण तो उसके वजह से हो रहा है। तो ये जो बदरुद्दीन जुमा जी हैं, हमारे दोनों अध्यक्ष, हमारे बहुत सशक्त अध्यक्ष, और मैं चाहूंगा कि दोनों रोल मॉडल की दे, पूरे देश के लिए रोल मॉडल दे। जिले में अगर जरूरत पड़ती है, नहीं काम कर रहा है तो किसी और जगह पर दे दीजिए, और कोई काम करते, लेकिन औरों को मौका देना। तो जो किस संगठन में काम किया है, यहाँ बातों से काम नहीं चल पाएगा। नया संगठन में बातों से काम नहीं चल पाएगा। यहाँ ऑर्गेनाइजर चाहिए। अगर नेता भी है तो ऑर्गेनाइजर होना उसके लिए जरूरी। ऑर्गेनाइजर के बगैर नहीं चल सकता है। 137 साल की पार्टी है, मेन विंग में कोई भी चल सकता है, गधा भी, घोड़ा भी, कुछ भी आए न करे काम, पोस्ट ले लिया, चल जाएगा। इसमें तो चल ही नहीं सकता। इसलिए देखा जाए कि जिसको भी जिम्मेदारी दे, ऑर्गेनाइजर है कि नहीं, संगठन करता है कि नहीं। कुछ लोगों को काम ही नहीं होता, यहाँ बैठे वहां बैठे, यहाँ बैठे वहां बैठे, बस काम पूरे जीवन यही करते। मेरे पास बहुत सारे लोग आते, 30 साल से, 25 साल से हम फला नेता के साथ थे, कांग्रेस में हमें कुछ नहीं मिला। तो मैं पूछ बैठता हूं कि आपके पास 10 लोग होंगे, मिलवाना 10 लोगों को, 5 लोगों को लेकर के कभी 8 घंटे के लिए बैठ सकते हो अपने लिए धरना प्रदर्शन। हम कहा यही तुम्हारी गलती थी। परिक्रमा लगाते रहे, हमें परिक्रमा लगाने वाले नहीं चाहिए। हमारा जिंदाबाद न बोले हमें कोई मंजूर है, लेकिन कम से कम अपने लिए तो करे, देश के लिए करे। संगठन करता रहेगा, उसी का भला होगा, देश का भी भला होगा, पार्टी का भला होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग स्किल इज द मस्ट। अगर उस तरह का नहीं है तो भारी, चाहे जितने बड़ा नाम वाला हो और भारी शख्सियत वाला हो, आपके लिए काम नहीं कर पाएगा, आपके लिए यूजलेस है। This must get in the mind। यह जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश बचाने के लिए जरूरी है। और 2024 में असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस की भूमिका इस तरह से हो कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस सत्ता में। हम वहां तक ले जाना चाहते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री सच के अलावा, झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं। काम यानी कितना झूठा, जिसको शर्म नहीं है झूठ। अब कानपुर के रेट के मामले में कहा, अरे भाई नोटबंदी तुम की, काला धन खत्म हो,
जीएसटी तुमने की, बाहर से दुबई से या कहीं से सोना आया, कस्टम से आया, काला धन जमा हुआ उसके वजह से, उस पर भी विपक्ष। यानी झूठ के अलावा कुछ नहीं। इस झूठ का पर्दाफाश के लिए आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया ही आप कर सकते हैं। और आप इस युग में पैदा हुए हैं, आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। 5 साल 10 साल पहले मुझे बड़ी आवश्यकता पड़ती थी, बड़े प्यार से पुचकार के बुलाना पड़ता था, भाई कहीं दिखा दे, क्योंकि जाति की व्यवस्था, धर्म और जाति के हिसाब से चीजें होती हैं, मीडिया में दिखा दे। लेकिन अब उसकी कमी नहीं रह गई। मैं ही कहो कि एक एक यूट्यूबर में आज इतनी ताकत हो गई है कि बड़े बड़े जो ये अपलिंकिंग चैनल्स वाले हैं, कुछ नहीं है उनके सामने। मैं एक नेशनल दर्शक जानता हूँ, 30-30, 40-40 करोड़ तक पहुंच जाते हैं वो लोग। तो मैं वहां इंटरव्यू देता हूँ और वहां जाते हैं जहां जाना चाहिए। तो यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर इसके ऊपर भी आईटी एक्ट में भी संशोधन करके इनके ऊपर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। एक किसान आंदोलन के पीछे यूट्यूबर की बहुत, क्योंकि बड़े जो मीडिया हैं, पत्रकारों की गलती हमें कम मानूंगा, लेकिन मालिकों को पकड़ लिया है। पहले कोई भी मंत्री या एमएलए एमपी पत्रकार को भगवान मानता था, पत्रकार को पूछते थे कि भाई ये फला पत्रकार है, बड़ा खतरनाक है। अब तो पत्रकार क्या, एडिटर की कोई औकात नहीं है, वो पॉलिसी ऊपर से तय होती है। पत्रकार भी खत्म हो चुके हैं, उनकी भी फ्रीडम खत्म हो चुकी है। और 70, अरे भाई रुक जाइए, 70% पत्रकार पत्रकारिता का धंधा छोड़ करके बिजनेस में चले गए। और इतनी संख्या छूट करके गई, क्योंकि वो जानते हैं, तो निकाले भी गए। जॉब कम किया गया है, वो निजीकरण का असर है, प्राइवेटाइजेशन का असर है। और एक ही आदमी से 4 गुना काम करा रहे हैं, जाए तो जाए कहां? किस तरह से बेरोजगारी है, किस तरह से डेमोनेटाइजेशन ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर लिया। बेरोजगारी का क्या हाल है, कोविड में परिस्थितियां कैसी खराब है, कहीं और जॉब नहीं है तो जाए कहां? इसीलिए उसके ऊपर 3 गुना 4 गुना काम लाद दिया जाता, उसको करना पड़ता और उसके एवज में लोगों को निकाल दिया। अब तो छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं, कुछ और काम करने लगे। तो पहले जर्नलिस्ट की क्या वजूद होता था, जर्नलिस्ट को ही हम लोग जानते थे। अब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, अडानी का कंट्रोल है, अंबानी का कंट्रोल है, सारे 17-14 कितने अंबानी के कंट्रोल है, वहां से लाइन तय होती है। तो आपकी जनशक्ति उसको फेल कर पाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी, कि आपके जन ही आपकी ताकत है, मास पॉलिटिक्स ही उसका। और सबसे बड़े मास का पॉलिटिक्स ये संगठन कर रहा है। सबसे बड़ा मास अगर किसी संगठन के पास है तो असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस का है। इतना किसानों के का भी नहीं है, इतना व्यापारियों का भी नहीं है, इतना नौजवानों का भी नहीं है, इतना यूथ का नहीं है, जितना ज्यादा बड़ा मास हमारे पास है। इस मास को कैसे हम पॉलिटिसाइज करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसको कैसे राहत दें, इसकी लड़ाई कैसे लड़ें और सत्ता में गलत लोगों से को डिसलॉज कैसे किया जाए, इस दिशा में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। साल 6 महीने से ज्यादा लगता नहीं कोई काम मुझे उठाने में, इतना टाइम नहीं लगा। कोई भी काम मैंने उठाया है। 1997 में हमने संगठन बनाया था और 99 और 2000 में आते आते मैं काशी राम जी की और रामविलास पासवान की रैली को फेल कर दिया था, आगे निकल गया था। तो स्पीड एंड राइट डायरेक्शन मस्ट बी देयर। ये नहीं कह रहे अब तो, अभी तो समय है कुछ ही दिन का है,
मैं तो इसको 28 नवंबर से इसका वर्ष समझता हूँ। उसके पहले मैंने तो देखा दिल्ली में 3-4 लोग हुआ करते थे, अब भी उतने ही थे, वो उतने ही हैं, वो उतने ही हैं, बाकी को हमने जोड़ लिया। तो यह मान के हम चलते हैं। हमारे सामने बहुत चुनौती है, हमें अपने काम के तरीके को बदलना। देखिए, काम ही बड़ा चीज नहीं होती, काम का तरीका सफलता की ओर ले जाता है। रात दिन काम करते रहना चाहिए, ठीक है, हार्डवर्क तो होना चाहिए, लेकिन अब तरीका सही नहीं, डायरेक्शन सही नहीं है तो कहते ही रहेगा 20 साल 25 साल 30 साल से मुझे पार्टी ने कुछ नहीं दिया और न मिलेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, अगर कोई सवालात है, मैं तो थोड़ा असहाय महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मीटिंग में कभी मीडिया नहीं आती है, लेकिन जनार्दन सिंह जी के मोहब्बत की वजह से आप आ गए, इतने देर तक खड़े हो, क्योंकि बाइट के समय बाइट होता, बाकी ये मीटिंग होती थी। ये अपनी तरह से अनोखी मीटिंग, मैंने बदरुद्दीन जी से कहा, आपने कहा कि ये इतने देर तक कैसे खड़े रहेंगे, लेकिन आप रह गए, आपका धन्यवादी।